विश्व हिंदी सचिवालय के शासी परिषद के सदस्य डॉक्टर उदय नारायण गंगू जी, विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी, महात्मा गांधी संस्थान के हिंदी विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर अंजलि चिंतामणि जी, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजरानी गोविंद जी, डॉक्टर अलका धनपत जी, श्रीमती कल्पना लाल जी, देवी और सज्जनों, प्यारे प्यारे बच्चों, शिक्षा एवं तृतीयक शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं भारतीय उच्चायोग के तत्वावधान में एवं महात्मा गांधी संस्थान के हिंदी अध्ययन विभाग के सहयोग से विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा आयोजित आज की इस अर्ध दिवसीय कार्यशाला में आप सबका स्वागत है। हमारा नमन स्वीकार करें। देवी और सज्जनों, आज की इस कार्यशाला का विषय है हिंदी भाषा एवं ऑनलाइन शोध और इसका उद्देश्य है छात्रों को ऑनलाइन शोध के उपकरण, नीति एवं सटीकता की जानकारी प्रदान करते हुए उनकी शोध यात्रा को सहज और सुगम बनाना। विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा आयोजित कार्यशालाओं की श्रृंखला में आज एक कड़ी और जुड़ जाती है। आप यहाँ बारी बारी से उपस्थित सम्मानित महानुभावों के विचार से अवश्य लाभान्वित होंगे, पर उससे पहले हम प्रथम सोपान को पार कर लें और इसके लिए मैं बुलाने जा रही हूँ विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को मंच पर। वे आने की कृपा करें ताकि वे स्वागत भाषण दे सकें। डॉक्टर माधुरी रामधारी जी। धन्यवाद डॉक्टर लक्ष्मी जी। शिक्षा, तृतीयक शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधि श्री निरंजन बिगन जी, प्रबंधक शिक्षा, भारतीय उच्चायोग के प्रतिनिधि श्री बलवंत ठाकुर जी, निदेशक इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, कार्यशाला के विशेषज्ञ, वरिष्ठ प्रौद्योगिकीविद और माइक्रोसॉफ्ट में स्थानीय भाषाएं व सुगम्यता के निदेशक श्री बालेंदु शर्मा दधीच जी, जो अभी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, विश्व हिंदी सचिवालय की शासी परिषद के सदस्य डॉक्टर उदय नारायण गंगू जी, महात्मा गांधी संस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजरानी गोविंद जी, महात्मा गांधी संस्थान के हिंदी विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर अंजलि चिंतामणि जी, महात्मा गांधी संस्थान के हिंदी विभाग के आदरणीय प्रवक्तागण, साहित्य संवाद समिति की अंतरंग सदस्या श्रीमती कल्पना लाल जी, मंच संचालन कर रही MGI के हिंदी विभाग की व्याख्याता डॉक्टर लक्ष्मी झमन जी, उपस्थित विद्यार्थीगण, आप सबको सादर सप्रेम अभिवादन। विश्व हिंदी सचिवालय में हर वर्ष प्रस्तावित कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की एक सूची बनती है और इस सूची में अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा और ICT की कार्यशाला या प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जाता है। शिक्षा, तृतीयक शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भारतीय उच्चायोग के तत्वावधान में और महात्मा गांधी संस्थान के हिंदी विभाग के सहयोग से आज अर्ध दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में आप सबका मैं प्रसन्नता के साथ स्वागत करती हूँ। शिक्षा मंत्रालय पिछले कई दशकों से प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय अर्थात 3 स्तर, हर स्तर पर शिक्षण कार्य में प्रौद्योगिकी का भरपूर प्रयोग करने का प्रोत्साहन देता आ रहा है। कोरोना काल में शिक्षण कार्य को अवरुद्ध होने से मात्र प्रौद्योगिकी ने ही बचाया और शिक्षा मंत्रालय द्वारा
लैपटॉप की खरीद की अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने की योजना निश्चय ही हिंदी के अध्ययन अध्यापन में और ऑनलाइन शोध के लिए भी कारगर सिद्ध होगी। इस संदर्भ में शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि श्री निरंजन बिगन जी के विचारों को सुनने का आज हमें अवसर प्राप्त होगा। कार्यशाला में श्री निरंजन बिगन जी का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। 3 महीने पूर्व जुलाई 2021 को इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक श्री बलवंत ठाकुर जी का मॉरिशस में पदार्पण हुआ और आज विश्व हिंदी सचिवालय के भवन में उनका प्रथम आगमन हमारे लिए विशेष सुखद है। भारतीय उच्चायोग के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक श्री बलवंत ठाकुर जी का तहे दिल से स्वागत है। कार्यशाला के विशेषज्ञ वरिष्ठ प्रौद्योगिकीविद और माइक्रोसॉफ्ट में स्थानीय भाषाएं व सुगम्यता के निदेशक श्री बालेंदु शर्मा दधीच जी हिंदी भाषा में ऑनलाइन शोध विषय पर आज विस्तृत जानकारियां प्रदान करने वाले हैं। मैं उल्लेख करना चाहूँगी कि पिछले 10 वर्षों के अंतर्गत विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा हिंदी और आईसीटी की विभिन्न कार्यशालाओं में श्री बालेंदु शर्मा दधीच जी ने मॉरिशस के शिक्षकों, विद्यार्थियों और अनेक हिंदी कर्मियों को हिंदी में टंकण करना और अध्ययन अध्यापन कार्य करने का प्रशिक्षण देने में सुविधा सहायता प्रदान की है। श्रद्धा के साथ श्री बालेंदु शर्मा दधीच जी का मैं अभिनंदन करती हूँ और कार्यशाला में उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। विश्व हिंदी सचिवालय की शासी परिषद के सदस्य डॉक्टर उदय नारायण गंगू जी हिंदी भाषा के शिक्षण कार्य और शोध कार्य दोनों ही के प्रति समर्पित हैं। हिंदी भाषा और ऑनलाइन शोध की इस कार्यशाला में उनका भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। विश्व हिंदी सचिवालय में कार्यक्रम एवं गतिविधि समिति की सदस्या श्रीमती अनुपमा चमन चुमू जी अभी कुछ समय में पधारने वाली हैं। उनके स्वागत की अभी हम प्रतीक्षा में हैं। कार्यक्रमों के नियमित आयोजन में महात्मा गांधी संस्थान विश्व हिंदी सचिवालय के साथ कदम से कदम मिला रहा है। महात्मा गांधी संस्थान और रविंद्रनाथ टैगोर संस्थान के नव नियुक्त निदेशक महानिदेशक श्री राजकुमार रामप्रताप जी भी कुछ समय में कार्यशाला में उपस्थित होंगे। उनका स्वागत करने की हमारी उत्कट अभिलाषा बनी हुई है। महात्मा गांधी संस्थान के हिंदी विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर अंजलि चिंतामणि जी, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजरानी गोविंद जी और हिंदी विभाग के सभी प्रवक्ताओं का मैं स्वागत करती हूँ। साहित्य संवाद समिति की अंतरंग सदस्या श्रीमती कल्पना लाल जी का स्वागत है और फेसबुक के साथ जुड़े सभी दर्शकों का मैं स्वागत करती हूँ। आजकल विद्यार्थी हिंदी भाषा से संबंधित अनेक विषयों में शोध करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। यह कार्यशाला ऑनलाइन शोध के उपकरणों और इंटरनेट पर सामग्री उपलब्ध करने के विश्वसनीय स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों को जानकारियां प्रदान करेगी। हिंदी भाषा में ऑनलाइन शोध की संभावनाओं और चुनौतियों पर विचार किया जाएगा ताकि विद्यार्थी की शोध यात्रा अधिक सहज हो सके। इस कार्यशाला में भाग ले रहे महात्मा गांधी संस्थान के बीए और एमए के विद्यार्थियों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, इस आशा के साथ कि आप के विद्यार्थी जीवन में शोध के दायरे का विस्तार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका नाम स्वयं माधुरी हो, उनके शब्दों में माधुर्य न टपके, ऐसा हो ही नहीं सकता। देवियों और सज्जनों, शिक्षा पद्धति को अधिक से अधिक उपयोगी बनाना
शिक्षा के अधिकारियों के लिए कोई सरल कार्य नहीं है। विशेषकर इस महामारी के संकट काल में यह कार्य और भी चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। पर उन योद्धाओं को किस बात का भय जिन्हें चुनौतियों से खेलना आता है। एक ऐसे ही योद्धा को हम अपने मंच पे बुलाने जा रहे हैं। शिक्षा एवं तृतीयक शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रबंधक श्री निरंजन बीगन जी से विनम्र आग्रह है कि वे संबोधन के लिए मंच पर आने की कृपा करें और हमें कृतार्थ करें। देवियों और सज्जनों, विश्व हिंदी सचिवालय अपने अतिथियों के सम्मान में, उनके स्वागत में प्रेम की गंगा बहा रहा है, परंतु दुनिया प्रमाण मांगती है और पुष्प गुच्छ से अधिक ज़्यादा प्रमाण और क्या हो सकता है कि हम ये कह सकें अतिथि देवो भव। विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी से निवेदन है कि वे श्री निरंजन बीगन जी का स्वागत पुष्प गुच्छ से करें। मेरे प्रातस्मरणीय गुरुजन, जिनकी साधना का सजीव प्रसाद मैं खुद मंच पर खड़ा हूँ। विश्व हिंदी सचिवालय के उप सचिव डॉक्टर माधुरी जी, भारतीय उच्चायोग के प्रतिनिधि श्री बलवंत ठाकुर जी, निदेशक श्री बालेंदु शर्मा ददीच जी, जो हमें जूम के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, साथ साथ में हिंदी की यात्रा में चल पड़े सभी अध्येताओं को मैं हार्दिक नमन करता हूँ। मुझे स्मरण है गत महीने इसी मंच पर हिंदी दिवस के अवसर पर उप प्रधानमंत्री शिक्षा, तृतीयक शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री माननीय लीला देवी दुक्कन लक्ष्मण जी ने इच्छा व्यक्त की थी कि हिंदी भाषा परंपरागत विधाओं, परंपरागत मार्गों से परे होकर अन्य ऊंचाइयों में उड़ान भरे और इसके लिए आईसीटी से जुड़ना नितांत आवश्यक है। और आज का यह प्रयास मैं समझता हूं विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से, भारतीय उच्चायोग की ओर से और MGI के सम्मिलित सहयोग से इस दिशा में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कदम है। मुझे स्मरण है जब मैं MGI में छात्र था, चाहे वो BA का हो या MA का, हमने कितनी मेहनत से शोध कार्य किए और वहाँ पर उन सब को संग्रहित किया गया। शायद, मैं बोल रहा हूँ शायद, हमारे जो भी मित्र जो भी सीख रहे हैं, जो आने वाले शोधार्थी होंगे, शायद उन समस्त सैकड़ों शोध कार्यों से परिचित नहीं होंगे या उनका आमना सामना न हुआ होगा, पन्ने नहीं पलटे होंगे। इसीलिए आज आईसीटी को सम्मिलित करने का एक और यह उद्देश्य बन जाता है कि हमारे जो आप लोग वर्तमान छात्र हैं और जो भावी छात्र हैं, अभी मैं बात कर रहा था डॉक्टर लक्ष्मी से कि और पता ये भी चला कि जब आप लोग शोध
कार्य प्रस्तुत करते हैं तो सॉफ्ट कॉपी भी अब आप प्रदान कर रहे हैं। तो इससे सुविधा यह होगी कि बहुत आसानी से अन्य लोग, अन्य छात्र गण इन सामग्रियों से अवगत हो सकेंगे और ये जो सामग्रियां वहां पर संग्रहित हैं ये अत्यंत विश्वसनीय हैं। विश्वसनीय इसलिए कि हमारे प्राध्यापक गण जितने वो हमारे व्याख्याता हैं उन सब का उन्होंने परीक्षण किया, उन्होंने अनुमोदन, उन्होंने कहा ठीक है, सही है, तब जा करके वो पुस्तक आकार में आया। तो इसका मतलब ये ऑलरेडी पहले से ही ये एक विश्वसनीय स्रोत बन गया है। इसलिए और मुझे ये भी स्मरण है कि जब हम शोध कार्य के लिए सामग्री ढूंढते थे तो अगर एक महत्वपूर्ण पुस्तक है तो उस पुस्तक के पीछे इस तरह लगते थे कि क्या कहें, कुछ लोग पुस्तक प्राप्त हो जाने के बाद चुपके चुपके अपने मित्रों को देते थे ना, या कई बार पुस्तकों के पन्ने गायब। लेकिन अब आप इंटरनेट के द्वारा जब आप ऑनलाइन रिसर्च कर पाएंगे तो ना कोई पुस्तक की अनुपलब्धि या अभाव की स्थिति आएगी, ना ही कोई उसमें से पन्ना निकाल पाएगा। इसीलिए मैं समझता हूं यह एक अत्यंत ही सुनहरा अवसर है कि आप लोगों को हर तरह से तैयार किया जा रहा है, वह योग्यता आपको दी जा रही है इस कार्यशाला के माध्यम से, जिससे कि आप सही सामग्री का चयन कर पाएं। सामग्री आपके लिए संजीवनी बूटी है। एक थे हनुमान जो पहाड़ उठा लाते थे। मैं आप लोगों की शक्ति या योग्यता को मैं शंका नहीं कर रहा हूं उस पर, लेकिन पहाड़ उठाना हमारे लिए शायद थोड़ा कठिन है। इसलिए उचित यही होगा कि सही संजीवनी चुन करके हम प्रस्तुत करें, जिससे कि हमारा कल्याण हो और हमारे प्राध्यापकों को भी आनंद प्राप्त हो। इस दिशा में आज आपकी तैयारी होगी और आने वाले दिनों में आप सही संजीवनी का चयन करके अपने शोध का मान बढ़ाएंगे, अध्यापकों का मान बढ़ाएंगे और हिंदी जगत को और समृद्ध करेंगे। यही मंगल कामना है। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री निरंजन बिगन जी। शिक्षा के उच्च अधिकारी इस तरह से शुद्ध हिंदी, अच्छी हिंदी, आकर्षक हिंदी बोलेंगे तो मन तो अवश्य लुभ जाता है और आपको सुनकर मस्तक अवश्य ऊंचा हो जाता है। आप पर गर्व करने को बहुत मन करता है श्री निरंजन जी। आप एक नहीं, दो नहीं, तीन भाषाओं के मालिक हैं। हमारे अगले वक्ता है वह सेतु, एक ऐसा सेतु जिस पर हम कभी भी अपनी मांगों को बढ़ा चढ़ा के मांग सकते हैं, बता सकते हैं और यही आशा रखते हैं कि ये मांगें पूरी होती जाएं। भारतीय उच्चायोग के प्रतिनिधि, इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक श्री बलवंत ठाकुर जी से निवेदन है कि वे भाषण के लिए कृपया मंच पर आएं। डॉक्टर माधुरी रामधारी जी, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरीट, श्री निरंजन बिगन जी, एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, बालेंदु शर्मा जी जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे, जहाँ और भी बहुत
प्रबुद्ध जन बैठे हैं, मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। इससे पहले मैं चंद बातें आपके सामने रखूँ। मैं बड़ा एक स्ट्रांग तौर पे बोलने के सोच से आया हूँ। मैं भारत के उस प्रदेश से आया हूँ जहाँ मेरी भाषा जो है मातृभाषा डोगरी है और स्टेट की भाषा उर्दू थी। हिंदी हमने बाद में सीखी राष्ट्रीय भाषा के नाते, और इतनी पूरी पकड़ नहीं है। और साथ में अंग्रेज़ी चूँकि देश विदेश में रहना है तो उसको और पकड़ने की कोशिश करते हैं। मैं सबसे पहले विश्व हिंदी सचिवालय का अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको मुबारक देना चाहता हूं कि आपने एक बहुत बड़ा कार्य का जिम्मा आपने उठाया है। मैं 3 बातें करूंगा। मैं कुछ लाइटर वेन में भी आपको चीज़ें बताऊंगा कि ये जो इंटरनेट के इस युग में मेरे सामने बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हैं। अब क्या आपकी स्थिति और क्या मनोस्थिति और किस तरह की चीज़ों को लेकर के आप कन्फ्रंट करने वाले हैं, मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूँ। तो उसको लेकर के एक आध बात मैं करना चाहूँगा। और मैं चूँकि नाटक का व्यक्ति हूँ, नाटककार हूँ, नाटक लिखता हूँ, नाटक निर्देशित करता हूँ, और उस एक नाटककार के नाते शोध कार्य में और अब जो इंटरनेट द्वारा हम लोग ऑनलाइन शोध करेंगे उसमें क्या चुनौतियां मेरे हिसाब से रहेंगी और हो सकती हैं। लाइटर वेन में अब जो इंटरनेट का ज़माना है, जिस तरह से बहाव चारों तरफ से, मतलब आप यूँ मतलब कुछ जस्ट आप अपना स्मार्टफोन ऑन करते हैं तो पूरी दुनिया से जो सूचनाएं जो हैं उसका एकदम से ढेर लगा हुआ है, और आप क्या करें क्या ना करें की स्थिति मुझे ले जाती है। एक हमारे पहाड़ों में, आप सोचिए ज़रा उस टोपोग्राफी में जाएं आप, हमारे पहाड़ों में एक लोक कथा है, उसका नाम है सावन का गधा। तो क्या होता है कि बाकी सारे जानवर सावन में बहुत ज़्यादा सबज हो जाता है, मतलब हरियाली इतनी फैलती है कि चारों तरफ पहाड़ों में तो मतलब वेजिटेशन इतना हो जाता है कि लोग पागल हो जाते हैं देख के, और जो जितने और जानवर हैं उनकी बहुत सेहत बनती है। तो सावन में जब आप जानवरों को देखेंगे तो देखेंगे सबसे मतलब जो उनकी सेहत आपको मिलेगी, लेकिन गधा जो है कमज़ोर हो जाता है। तो लोग ये मानते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, गधे के साथ ऐसा क्यों हुआ? तो कहते हैं कि साहब गधा एक जगह जाता है, देखता है खाऊं, फिर दूसरी तरफ नज़र पड़ती है, वहाँ से उसको थोड़ा सा छूता है और फिर दौड़ पड़ता है अगली जगह के लिए। तो उसी परेशानी में वो कहीं कुछ खा नहीं पा रहा। तो मुझे लगता है, प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज, बट आप लोगों की स्थिति भी ऐसी है जिस तरह से बहाव और फ्लो जो है ऑफ इंफॉर्मेशन है। आप एक जगह, जिस तरह एक समय था, मैंने कहता हमारा ज़माना कोई बहुत ही आदम युग था, लेकिन था कि हम लोग एक किताब को उठाते थे तो उसके बीच में जो पाठक और मतलब एक टेक्स्ट के बीच में आपका जो संबंध बनता था, और जो एक पोस्चर, वो एक टोटल एनवायरनमेंट जो बनता है उसमें, और आज जो नई आपके सामने चैलेंजेस हैं, जब आप हर चीज़ आपके आगे पीछे फ्लो कर रही है तो आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ये मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि हम भी आपके साथ इन चीज़ों को जूझ रहे हैं। दूसरी बात, जैसे वही बरसात की बात है, बरसात में बहुत बड़ा सैलाब आता है। जब सैलाब आता है तो यहाँ मुझे लगता है कम आता होगा, हमारे देश में सैलाब की एक बड़ी स्थिति बनती है। यूपी, बिहार और नॉर्थ ईस्ट में, असम में आपने देखा होगा, सारा चारों तरफ भर जाता है। तो सैलाब में क्या है कि जो हर तरह की चीज़ें हैं, उसमें गंदगी भी है, उसमें अच्छी चीज़ें भी हैं, सब बहा के ले जाता है। इंटरनेट में इस समय जो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसकी स्थिति भी उसी बरसात के सैलाब की तरह है। ऐसे में आप लोग जो क्या उठाएंगे, क्या मतलब ऑथेंटिसिटी क्या है, मतलब जो जितना इन्फॉर्मेशन है, शोध मैं मानता हूँ, शोध सिर्फ इट्स नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ लाइक व्हाट वी कॉल डेटाबेस नहीं है। आपका एक एनालिसिस करने के लिए, एनालिटिकल स्टडी करने के लिए मुझे लगता है कि एक विश्वसनीयता, जो जितनी सामग्री आपको ऑनलाइन मिलती है उसको लेकर के बहुत बड़ा प्रश्न है।
पूरी दुनिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो लाइब्रेरीज़ हैं उनका एक्सेस हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी हम लोग मुझे लगता है एक इंसेप्शन स्टेज पे हैं। जितनी दुनिया में जितनी भी तरक्की इस समय हुई है, ख़ास तौर पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, उसको यूँ कहिए कि जैसे हम लोग मानते हैं कि उसको उस पेस को इक्वेट करने, उसकी बराबरी करने के लिए हम लोग कितना तैयार हैं, ये हमें रिव्यू करने की ज़रूरत है। क्योंकि जितना इन्फॉर्मेशन है, सारी सामग्री आपको इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। और मेजॉरिटी जो मैं समझता हूँ आज की ये कार्यशाला इसलिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को नई टेक्निक्स मालूम चलेंगी, आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग एक ऑथेंटिसिटी के लेवल पे कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आप आज किसी भी चीज़ को लेकर के गूगल करेंगे, कुछ करेंगे, आप एक और चीज़ मानते हैं कि पूरे यूरोप में एक मतलब बहुत बड़ा एक मूवमेंट चल रहा है, वो इसको भी लेकर के कि गूगल भी बड़ी प्रायोरिटाइज करता है चीज़ों को। आप समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, क्योंकि वो वही दिखाएगा जो वो चाहता है। ये आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये नहीं कि आपको पता नहीं होगा, लेकिन चूंकि मुझे इस चीज़ से मैंने जूझा है इस चीज़ को। जैसे हम लोग थिएटर में या आर्ट में या परफॉर्मिंग आर्ट में कुछ चीज़ों को खोजने की कोशिश करते हैं तो कुछ नाम बार बार वही आते हैं। तो शुरू में लगा कि साहब इतनी दुनिया काम कर रही है तो वही नाम बार बार क्यों? तो बाद में समय के चलते चलते पता चला कि ये साहब ये बहुत मोटिवेटेड है, इसके पीछे बहुत बड़ी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। सिर्फ वही उत्पादन सामने आएंगे, वही चीज़ें सामने आएंगी। ये इंटरनेट में जो उपलब्ध है वो उपलब्ध है या करवाया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी संकट की स्थिति है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। और मैं नाटक का व्यक्ति होने के नाते मैं ये मानता हूँ कि ऑनलाइन जो है एक पर्याप्त वो माध्यम नहीं है, एक ऑप्शन है जो हमें कोविड ने दिया। और इसको ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप यहीं बैठकर पूरी दुनिया से जुड़ तो रहे हैं, लेकिन वो जो एक रिसर्च की फिज़िकलिटी इन्वॉल्व होती है वो मिसिंग है। मैं थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ। आप कोई एक नाटक ले लें, हिंदी साहित्य जगत में मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, सुरेंद्र वर्मा, ये बहुत बड़े नाम हैं। आप धर्मवीर भारती का अंधा जोग, मैंने यहाँ चूँकि यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ मॉरिशस में भी उसके बहुत सारे प्रदर्शन हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब, जब आपको धर्मवीर भारती के अंधा जोग पे आपने शोध करना है तो शोध सिर्फ टेक्स्ट का नहीं है, वो शोध उस प्रस्तुति का भी है। उस प्रस्तुति की वो जो एक हम क्या कहते हैं, जो इट्स नॉट जस्ट द कंटेंट, इट्स द फॉर्म एज वेल। तो फॉर्म हम जैसे नाटक के विषय में कहते हैं, थिएटर रंगमंच के विषय में कहते हैं कि रंगमंच तब संपूर्ण होता है जब जो कलाकार और दर्शक जुड़ते हैं, तो उनके बीच में जो घटित होता है उसको वो रंगमंच होता है। उस पे अगर आपको शोध करना हो तभी आप उसको महसूस कर सकते हैं, तभी आप उसके बारे में कोई टिप्पणी कर सकते हैं, जब आप उस पूरे एक्शन के विटनेस बनते हैं। वो आप दर्शक और परफॉर्मर के बीच में बैठकर की जो स्थिति बनती है उसको जब आप देखते हैं। तो मेरा कहना का मतलब है कि जो फिज़िकलिटी मिसिंग है ऑनलाइन में, ये आप लोगों को देखना है, उसकी भरपाई कैसे कर पाएंगे। विश्वसनीयता की बहुत बड़ा इशू है। आप शायद, मैं कुछ दिन पहले किसी व्यक्ति से मेरी बातचीत हो रही थी, वो रिसर्च के बहुत बड़े एक ज्ञाता हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि ये जो हम लोग हर रिसर्च के बाद जो अपनी मतलब जो क्रेडिट्स हम देते हैं, तो ये लिंक्स के जो क्रेडिट्स हैं ये भी कोई ऑथेंटिक नहीं है। इसकी ऑथेंटिसिटी पे अभी सवाल उठाए जा रहे हैं। आप जब रेफरेंसेस करते हैं तो रेफरेंसेस जो आप किताबों के या उस प्रकाशक का और उस मतलब शोधकर्ता का जब नाम देते हैं, तो वो रेफरेंसेस, मुझे लगता है कि अभी हम लोग एक क्या फॉर्मेटिव स्टेज पे हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है पूरी दुनिया में, हमारे सामने सुविधाएं तो बहुत आ गई हैं, उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, किस तरीके से हम इस चीज़ को आगे ले जाने वाले हैं। मुझे लगता है आज की ये जो वर्कशॉप है, ये जो कार्यशाला है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस सारी कॉन्टेस्ट में जो मैंने आपके सामने रखा है। क्योंकि आप जितना भी शोध कार्य कर लें,
लेकिन उसकी एथेंटिसिटी जो है हमेशा चैलेंज रहेगी, उसके ऊपर सवाल जो है हमेशा रहेगा, और इसका हमें हमेशा ध्यान रखना है। और कौन से ऐसे रास्ते बन सकते हैं, कौन सी ऐसी हम लोग नई तकनीक जो है वो ईजाद कर सकते हैं, उस खोज कर सकते हैं, ताकि एक ऑथेंटिसिटी और जो एक विश्वसनीयता जिसको हम लोग को बोलते हैं वो हमारे शोध कार्य की बनी रहे। मैं आप सबको भारतीय उच्चायोग और इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र की तरफ से मुबारकबाद करना चाहता हूँ, कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, और विश करता हूँ कि आज की ये जो वर्कशॉप है ये बहुत ही मीनिंगफुल रहे। आपने मुझे बुलाया यहाँ पे और आपने जो इज़्ज़त दी उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। सर कृपया 2 घड़ी खड़े रहे, हम आपको खाली हाथ जाने नहीं देंगे। महात्मा गांधी संस्थान के हिंदी विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर अंजलि जी से निवेदन है कि वे पुष्प गुच्छ से श्री बलवंत ठाकुर जी का सम्मान करें। सर आप छुपे रुस्तम निकले, ऐसी मधुर हिंदी और ऐसी मिठास, हम ये कैसे मान लें कि आपको हिंदी नहीं आती। आपके पास जानकारियों का भंडार है। भगवान करे वह दिन जल्दी आए जब हम भारत जाके सावन के दर्शन कर सकें, वरना इस महामारी के समय में तो भारत जाने के लिए हम तरस रहे हैं। तो भारतीय उच्चायोग के प्रतिनिधियों के दर्शन द्वारा ही हम आंखों को तृप्ति पहुंचा रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। किसी कवि ने कहा है, यह नीर मनोहर कृतियों का यह विश्व कर्म रंग स्थल है ठहरा यहाँ वहीं जिसमें जितना बल है। डार्विन का सिद्धांत वीर भोग्या वसुंधरा आज के इस युग में एकदम खरा उतरता है, क्योंकि आज जो व्यक्ति प्रौद्योगिकी से अनजान है वह आगे नहीं बढ़ सकता है। देवी और सज्जनों, तो कहना ये है कि दुनिया में आए हैं तो जीना पड़ेगा, और अगर जीना है तो आईती महाराज को गले से लगाना ही पड़ेगा। अगर हमें आईती नहीं आती अवश्य सीखना पड़ेगा, वरना हम पीछे छूटते जाएंगे। आज की इस कार्यशाला में हमारे विशेषज्ञ श्री बालेंदु शर्मा दधित जी द्वारा यह प्रमाण दिया जा रहा है कि विश्व की दूरियों को प्रौद्योगिकी या सुविधाओं द्वारा कैसे समाप्त की जा रही है। बालेंदु जी वरिष्ठ सम्मानित प्रौद्योगिकीविद, लेखक एवं वक्ता हैं, जो डिजिटल माध्यमों से भारत के आम आदमी के दैनिक जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि लाने में रत हैं। वे तकनीकी युक्तियों के विकास को बढ़ावा देने में और तकनीकी प्रयोक्ताओं को तकनीकी दृष्टि से सबल सक्षम बनाने में कार्यरत है। बालेंदु जी को शत-शत नमन है कि आज उन्होंने हमारे विद्यार्थियों के लिए इस कार्यशाला में अपना अमूल्य योगदान देने के लिए वे तैयार हैं। तो विषय है हिंदी भाषा में शोध की संभावनाएं, ऑनलाइन शोध की संभावनाएं। देर न करते हुए बालेंदु जी को मंच समर्पित है। श्री बालेंदु जी से निवेदन है कि वे शुरू करें। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में आने के लिए, मुझे अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। विश्व हिंदी सचिवालय की उप महासचिव और आज के कार्यक्रम की सूत्रधार माधुरी रामधारी जी, शिक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधि निरंजन बिगन जी, इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र के निदेशक बलवंत ठाकुर जी, भारतीय उच्चायोग की वरिष्ठ प्रतिनिधि सुनीता पाहुजा जी, और यहाँ पर उपस्थित महात्मा गांधी संस्थान तथा अन्य संस्थानों के फैकल्टी, शिक्षकगण, छात्र छात्राओं,
मेरे लिए विश्व हिंदी सचिवालय के साथ में बहुत पुराना जुड़ाव रहा है और हमेशा ही ये मेरे लिए गौरव का विषय रहा है। हर बार मुझे कुछ बहुत अच्छी यादें मॉरिशस की भूमि से और विश्व हिंदी सचिवालय और महात्मा गांधी संस्थान के माध्यम से मिली हैं, और उसके लिए मैं आप सबका मन ही मन सदैव आभार प्रकट करता रहता हूँ। मेरी आवाज आपको ज्यादा साफ आए इसलिए मैं हेडफोन लगा लेता हूं। मैं मेरी जो प्रस्तुति है उसको दो रूपों में प्रयुक्त करूंगा। कुछ बातें मैं मेरी प्रस्तुति से आपके सामने कहूंगा और कुछ मैं डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए चलूंगा, क्योंकि जब हम कोई तकनीकी सत्र करते हैं तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम लोगों को व्यावहारिक रूप से वो चीजें दिखाएं जिनका जिक्र हम कर रहे हैं। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि कृपया मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करने के लिए को होस्ट बना दें, तो मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर करूंगा। आज का जो कार्यक्रम है उसमें हमारा विषय शोध पर अधिक केंद्रित है और शोध भी ऑनलाइन दृष्टि से हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं, तकनीकी माध्यमों से, डिजिटल माध्यमों से उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो जो पहली सीढ़ी है हमारी उस संदर्भ में, वो सीढ़ी टेक्नोलॉजी है या डिजिटल माध्यम है। तो हम दोनों चीजों की बात करेंगे। हम थोड़ी बात करेंगे टेक्नोलॉजी की और थोड़ी बात करेंगे शोध की, और उसी तरह से मेरी जो प्रस्तुति है या आज की कार्यशाला है ये आगे बढ़ेगी। मैं थोड़ा सा मेरे सिस्टम को जरा सा सेटअप कर लूं ताकि आपको ये सही ढंग से दिखाई दे। जी, तो जैसा कि आपसे मैंने जिक्र किया, आज की हमारी इस कार्यशाला का जो विषय है वो है हिंदी में ऑनलाइन शोध की संभावनाएं और चुनौतियां। लेकिन जो बात है वो हिंदी से जुड़ी हुई है और जो बात है वो टेक्नोलॉजी से भी जुड़ी हुई है। यहाँ पर मुझे अपनी कुछ पंक्तियां याद आती है जिनसे मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगा। ठहर जाती हैं भाषाएं नएपन से जो डरती हैं, नवाचारों को अपनाए तभी हिंदी बढ़ेगी। और यह तकनीक, कारोबार और विज्ञान की दुनिया जो इनके साथ चल पाएगी तो हिंदी बढ़ेगी। तो मुझे खुशी है कि आज हम इन चीजों की बात कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी, शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी, शिक्षा के क्षेत्र में इस विश्वग्राम में क्या कुछ उपलब्ध है उसकी बात हम करने जा रहे हैं। बुनियादी रूप से आज का जो कार्यक्रम है उसको हम 5 बिंदुओं में बांट कर देख सकते हैं। पहला है डिजिटल माध्यमों पर कामकाज के साधन कौन से हैं। दूसरा है ऑनलाइन शोध के लिए तकनीकी सुविधाएं क्या क्या उपलब्ध है, कौन कौन से मंच हैं जहां पर हम जाकर के सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं और उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तीसरा है ऑनलाइन शोध के लिए उपयोगी कंटेंट कहाँ मिलेगा। चौथा है ऑनलाइन शोध की चुनौतियां क्या हैं और उनका समाधान कैसे किया जाए। अभी जो मुझसे पूर्व वक्ता थे बलवंत जी, उन्होंने जिक्र किया कि इंटरनेट पर जो सामग्री तो बहुतायत से उपलब्ध है किंतु उस सामग्री की विश्वसनीयता का बड़ा संकट है और मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं। तो हम कोशिश करेंगे कि इस चुनौती का समाधान हम कैसे करें अपने शिक्षा के क्षेत्र में, अपने रिसर्च के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भी। और फिर प्रतिभागियों द्वारा व्यावहारिक प्रशिक्षण। यदि आपके पास में लैपटॉप मौजूद हैं या टैबलेट मौजूद हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब हम डेमोन्स्ट्रेशन करते चलें तो आप भी अपने सिस्टम पर उन वेबसाइटों आदि को खोलने का प्रयास कीजिएगा, उनको थोड़ा बहुत आजमाने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले हिंदी की तकनीक की बात करते हैं। मित्रों, तकनीक और हिंदी का जब संबंध आता है तो प्राय बहुत सारी चुनौतियों का जिक्र आता है कि हिंदी में ये नहीं हो रहा या वो नहीं हो रहा या ये सहमत नहीं है, ये संभव नहीं है या वो संभव नहीं है। किंतु मेरा ये कहना है कि हिंदी में सब कुछ लगभग संभव है जिसकी जरूरत हम लोगों को है। एक आम यूजर को या एक आम संस्थान को जो भी आवश्यकता है वो सब कुछ संभव है। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देने योग्य है, रेखांकित करने योग्य है, वो ये है कि हिंदी में टेक्स्ट इनपुट अब कोई चुनौती नहीं है। और टेक्स्ट इनपुट से मेरा तात्पर्य है कि कंप्यूटर में या मोबाइल में या इंटरनेट पर जब आप हिंदी का टेक्स्ट या पाठ या कैरेक्टर्स या अक्षरों को भेजना चाहते हैं
यानी टाइप करना चाहते हैं या किसी दूसरे रूप में अपने कंप्यूटर में आप हिंदी के टेक्स्ट को यदि भेजना चाहते हैं, उसमें इनपुट करना चाहते हैं, तो वो कोई चैलेंज नहीं रहा, वो कोई चुनौती नहीं है। आज आपके अपने विंडोज में कम से कम 8 ऐसे तरीके मौजूद हैं जिनके जरिए आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं, हिंदी में काम कर सकते हैं। 8 तरीके, 1-2 नहीं है, 8 तरीके मौजूद हैं जिनसे आप हिंदी में काम कर सकते हैं। और इनकी सूची आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इंस्क्रिप्ट, इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल, फोनेटिक कीबोर्ड, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, टच कीबोर्ड, हस्तलिपि की पहचान, डिक्टेशन और अनुवाद। इतने तरीके से आप हिंदी भाषा अपने कंप्यूटर में भेज सकते हैं। यह हिंदी का टेक्स्ट, देवनागरी का जो टेक्स्ट है वो आप इनपुट कर सकते हैं। तो जब हमारा टेक्स्ट इनपुट की समस्या समाप्त हो जाती है और अन्य बुनियादी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, तो कोई विशेष चुनौती शेष नहीं रह जाती। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि यूनिकोड के आने के बाद और जो नए बदलाव आए हैं उनके बाद अब कोई चुनौती कम से कम इस क्षेत्र में नहीं रह गई। तो यदि हम में से कोई व्यक्ति आज भी इसकी वजह से अटका हुआ है, हिंदी में काम नहीं कर पा रहा है, तो शायद हमारी जागरूकता का कोई विषय है, वो एक चुनौती है। इनमें से कुछ चीजें मैं आपको दिखाऊंगा अभी। बुनियादी रूप से तकनीक के क्षेत्र में और हिंदी से जुड़े हुए क्षेत्रों में 5 बड़े स्तंभों के रूप में काम हुआ है, जो आपके सामने यहां दिखाई दे रहे हैं। पहला है टेक्स्ट डिस्प्ले। यूनिकोड एनकोडिंग के आने के बाद आपके कंप्यूटर पर हिंदी के टेक्स्ट को डिस्प्ले करने में या दिखाने में कोई समस्या नहीं है। भले ही आपके कंप्यूटर में हिंदी सक्रिय ही ना हो, भले ही आपके कंप्यूटर में हिंदी के फॉन्ट्स ही मौजूद ना हो, फिर भी यदि आपके पास कोई व्यक्ति कोई फाइल भेजता है तो आप उसको देख पाएंगे, उसको पढ़ पाएंगे। तो डिस्प्ले की समस्या, पहला स्तंभ है, वो समाप्त हो चुकी है। दूसरी टेक्स्ट इनपुट, जिसका जिक्र मैंने आपसे किया। आज 8 तरीके कम से कम ऐसे मौजूद हैं जिनसे आप टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं। तीसरा है लोकलाइजेशन। आप चाहें तो अपने MS ऑफिस को और विंडोज को पूरी तरह से हिंदीमय बना सकते हैं। यानी उसमें जो कुछ आपको दिखाई देगा, चाहे वो मेन्यू हो, चाहे वो आपके संदेश आ रहे हो, चाहे आइकन्स हो, या जो भी कुछ है, सब कुछ आपको हिंदी में दिखाई देंगे। आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, कहीं भी आप जाएंगे, वहां सब कुछ जो कुछ लिखा होता है सब हिंदी में दिखाई देगा, और यह है लोकलाइजेशन। चौथा है लैंग्वेज यूटिलिटीज। अंग्रेजी में हम जिस तरह से जो कुछ काम कर सकते हैं भाषा से जुड़े हुए, वो आज हिंदी में भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर स्पेलिंग चेक करना, वो हिंदी में संभव है। ऑटो करेक्ट का प्रयोग करना हिंदी में संभव है। थिसॉरस का प्रयोग करना हिंदी में संभव है। तो भाषा से जुड़ी हुई जो हमारी बुनियादी आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी हो चुकी हैं। और उसके बाद हम आते हैं एवरीडे AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोजमर्रा के कामकाज में कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है, और हमारी हिंदी में वो सब भी आ गया है काफी हद तक, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए दूसरी भाषाओं में उपलब्ध है। इसके कुछ उदाहरण भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे आपको आश्चर्य होगा कि आज अपने कंप्यूटर के साथ आप बात कर सकते हैं। मैं जाता हूं मेरे कंप्यूटर में और यहां पर क्लिक करता हूं और मैं बोलता हूं, हे कोटाना, व्हाट इज द टाइम नाउ? It's 11:54 a.m. in Dadri. What is the time in Mauritius? It's 10:24 a.m. in Port Louis. Translate into Hindi. The weather today is very good. The weather today is very good in Hindi is. आज मौसम बहुत अच्छा है। तो हम इस स्थिति तक जा पहुंचे हैं जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत आज हम कंप्यूटर से बात कर पा रहे हैं, मोबाइल से बात कर पा रहे हैं, इंटरनेट से बात कर पा रहे हैं। तो हमारी भाषा नवीनतम तकनीकों के साथ में जुड़ चुकी है। अब जरूरत है कि हम उनका इस्तेमाल करें। और आप जो सब छात्र हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग, क्योंकि डिजिटल नेटिव्स हैं, आप मिलेनियल्स हैं, आप लोग तकनीक को ज्यादा करीब से देखते हैं और उसके साथ में आप भयाक्रांत नहीं होते, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग तकनीक के इन माध्यमों का, इन पक्षों का भी इस्तेमाल करेंगे और अपने ऑनलाइन शोध को, अपने कामकाज को आप और ज्यादा बेहतर बनाएंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं और कुछ और चीजों को तकनीक की दृष्टि से देखते हैं। डिजिटल माध्यमों पर कामकाज के आज बहुत सारे साधन मौजूद हैं। उदाहरण के तौर पर आपके शोध के दौरान बहुत सारी सामग्री हो सकता है कि आपके पास कुछ पुराने फॉन्ट्स में हो, तो आप उसको कैसे नए फॉन्ट्स में या यूनिकोड में कैसे परिवर्तित करेंगे, उसके बहुत सारे यहाँ पर आपको उदाहरण दिखाए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर rajbhasha.net पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप जाकर के अपने फॉन्ट्स का उनको परिवर्तित कर सकते हैं। फॉन्ट जैसे पुराना है आपका तो उससे हिंदी में बदल लीजिए, या फिर आपके अन्य फॉन्ट्स हैं तो उनमें से आप
यूनिकोड में बदल लीजिए या यूनिकोड से पुराने फॉन्ट्स में बदल लीजिए, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। rajbhasha.net नाम की ये वेबसाइट है। यहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे यहाँ पर क्लिक करने योग्य आपको लिंक मिलेंगे जिनका प्रयोग करते हुए आप हिंदी में फॉन्ट बदल सकते हैं। तो ये पहला एक उदाहरण हुआ जो मैं आपको दिखाना चाहता था। दूसरी चीज पर हम आगे चलते हैं। कई बार हम लोगों के पास में ऐसी सामग्री आती है शोध के दौरान जो मुद्रित है या पीडीएफ फॉर्म में है और आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसको कैसे आप कन्वर्ट करेंगे? और वहां पर जरूरत पड़ती है आपको ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की, जिसको ओसीआर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको 4-5 ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं जिनके जरिए आप अपनी मुद्रित सामग्री को या पीडीएफ की सामग्री को आप बदल सकते हैं टाइप की हुई सामग्री में। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक लिंक मैं खोलता हूं, इसका नाम है i2ocr.com, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। आप इस पर जाएं और यदि आपकी कोई भी सामग्री आपको एक भाषा से दूसरी भाषा में, क्षमा करें, आपको मुद्रित सामग्री या पीडीएफ की सामग्री को, यदि आपको इमेज की सामग्री को बदलना है टाइप की हुई सामग्री में, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। उदाहरण के तौर पर कोई भी आपकी यहाँ पर इमेज हो सकती है। जैसे मैं आपको एक इमेज बनाकर दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाता हूं और मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूं हिंदी में। मान लीजिए ये है, मैं इसको इमेज में बदल देता हूं। और आप जानते हैं कि इमेज में बदलने के लिए हम लोग स्निपिंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये स्निपिंग टूल हुआ। इसको मैं यहाँ पर, ये मैंने इमेज बना दी इसकी और मैंने मेरे सिस्टम में सेव कर दिया इसको। मान लीजिए डेस्कटॉप पर सेव कर दिया। इमेज है ये, जिसमें हिंदी का कुछ टेक्स्ट है। और मैं उसी वेबसाइट पर जाता हूं और वहां जाने के बाद मैं इस फाइल को मैं अपडेट कर देता हूं। यहाँ पर दो मुझे उदाहरण दिख रहे हैं, दो यहाँ पर विकल्प दिख रहे हैं। एक है इमेज ओसीआर और दूसरा है पीडीएफ ओसीआर। तो मैं पहले इमेज पर जाऊंगा और यहाँ पर मैंने सेलेक्ट इमेज किया और मेरे सिस्टम में जाकर के मैंने उसी इमेज को सिलेक्ट कर लिया। ये इमेज है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं यहाँ पर करता हूं कि मैं रोबोट नहीं हूं और मैंने यहाँ पर चेंज बटन दबा दिया। तो आप इसका प्रयोग करते हुए जब एक्सट्रैक्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे तो ये धीरे धीरे आपके टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करेगा। और देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मेरी इमेज थी उसका टेक्स्ट यहाँ पर आ गया है। अब मैं इसका प्रयोग एक टेक्स्ट के रूप में कर सकता हूँ। नमस्कार, आप लोग कैसे हैं? तो ये ओसीआर है जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और उसके बाद इसको कॉपी करिए या जो भी आप करना चाहें करें। इसी प्रकार से आपके पास अगर पीडीएफ का डॉक्यूमेंट है हिंदी में, तो आप यहाँ पर जाएं, पीडीएफ को सेलेक्ट करें, यहाँ पर फाइल को अपलोड करें और उसका इस्तेमाल करना आप शुरू कर सकते हैं। तो ये अक्सर छात्रों के सामने ये एक समस्या आती है कि आपको मुद्रित जो दस्तावेज हैं उनको बदलना होता है टाइप किए हुए दस्तावेज में। तो तब आप क्या करें? तो इसके 4 विकल्प आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। i2ocr.com ये बहुत अच्छा विकल्प है। उसके अलावा आप देख सकते हैं typeinhindi.com है, ocrconvert.com है और drive.google.com है। यदि आप गूगल पर भी जाएंगे तो वहां पर भी आप अपने पीडीएफ को अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको ओसीआर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। पीडीएफ के टेक्स्ट को टाइप किए हुए टेक्स्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। उसके बाद हम आते हैं डिक्टेशन। हिंदी में काम करने के लिए आपको अगर टाइपिंग की दुविधा आती है अपने शोध कार्य को टाइप करने में, तो आज आप बड़ी आसानी से डिक्टेशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहली जो सुविधा आपको मौजूद है वो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही मौजूद है। जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और मान लीजिए आपको डिक्टेशन करना है, आपको कुछ बोलकर टाइप करना है, तो आप क्या करेंगे? आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो नवीनतम संस्करण है उसमें जाएंगे और वहां जाकर के आप होम में जाएंगे और यहाँ डिक्टेट पर क्लिक करेंगे। और अब बोलना शुरू कीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि जो कुछ भी आप बोल रहे हैं वो तुरंत टाइप होता चला जा रहा है। यहां तक कि आपको आश्चर्य होगा कि आपको विराम चिन्ह आदि भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखा ना आपने? तो आपको टाइपिंग के लिए या डिक्टेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही ये सुविधा मौजूद है। अगर आपके पास में ऑफिस 365 है या नए संस्करण आपके पास ऑफिस के मौजूद है। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे? मैं फिर से आपको ले चलता हूं मेरी प्रेजेंटेशन में और वहां पर आपको कुछ विकल्प देखने को मिलेंगे। इनमें से एक विकल्प है dictation.io। आप इसको कॉपी कर लीजिए या क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आप जाते हैं एक स्थान पर और वहां पर आप बोलना शुरू करेंगे और आप उसके बाद ऑनलाइन टाइप कर सकते हैं, भले ही आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है।
आपने कौन सी वेबसाइट खोली? वेबसाइट का नाम है dictation.io। आप यहां क्लिक करेंगे, ये एक पेज खुलेगा। इस पेज में आपको क्लिक द माइक्रोफोन आइकन एंड स्पीक, आपको यहां पर क्लिक करना है और आपको बोलना शुरू करना है। आप अलाउ करेंगे। नाउ व्हेन आई स्पीक, द वेबसाइट विल ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज माय वर्ड्स एंड इट विल टाइप देम। आप चाहें तो यहाँ अपनी भाषा भी बदल सकते हैं और उसमें आप जाएं, और आपको अगर हिंदी में काम करना है तो हिंदी भाषा यहाँ चुन लीजिए या दूसरी भाषाएं चुन लीजिए। थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर हिंदी मिलेगी। हिंदी जो है वो हिंदी में ही लिखा हुआ है देवनागरी में, इसलिए आपको तलाशने के लिए नीचे जाना होगा। नमस्कार मित्रों, अब मैंने हिंदी में बोलना शुरू किया है और उम्मीद करता हूं कि ये हिंदी में मेरी बातों को पहचान सकेगा। लगता है हिंदी अभी सक्रिय नहीं हुई है। बहरहाल आप जान गए हैं कि आपको हिंदी कैसे सक्रिय करनी है। आपको यहाँ जाकर के उसको क्लिक कर देना है और उसके बाद हिंदी भाषा को सक्रिय कर लेना है। अब आप देखेंगे कि हिंदी सक्रिय दिखाई दे रही है। संभवतः अब ये हिंदी में टाइप करना चाहिए। आप इसको एक बार बंद कर दें और दोबारा शुरू करें। ये लिसनिंग शुरू करेगा और उसके बाद हिंदी में टाइप करना शुरू कर देगा। तो आप याद रखिए, इसका जो लिंक है वो क्या है? लिंक है dictation.io। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आपको अपने कामकाज में टाइपिंग की कोई भी दुविधा होती है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपने देखा dictation.io। आप चाहें तो गूगल के ट्रांसलेट पर भी जाकर के आप वहां पर भी डिक्टेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूं। फिर से आपको मैं ले चलता हूं मेरे ब्राउजर में और यहां पर जाके मान लीजिए मैं लिखता हूं translate.google.com। और आप जानते हैं कि गूगल ट्रांसलेट को आप आमतौर पर ट्रांसलेशन के लिए जानते हैं, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर बोल करके भी टाइप कर सकते हैं। कैसे? आप यहाँ जो ये भाषा है इसमें पहले हिंदी को चुन लें और अब आप बोलना शुरू करेंगे तो टाइप होने लगेगा। आपको माइक्रोफोन का इस्तेमाल अलाउ करना होगा। नमस्कार मित्रों, मैं हिंदी में बोलना शुरू कर चुका हूं और उम्मीद है कि आप यहाँ पर हिंदी में टाइपिंग देख सकेंगे। तो याद रखिए ये कहां पर है? translate.google.com पर। वहां पर आपको नीचे एक माइक्रोफोन का निशान दिखता है, आप उसका इस्तेमाल करें और उसके बाद अपना काम करना शुरू कर दें। मैं आपको और आगे ले चलता हूं, कुछ और चीजों की हम चर्चा करेंगे। और हम फिलहाल तकनीकी माध्यमों की बात कर रहे हैं कि तकनीक में क्या कुछ संभव है आज। उसके बाद हम आ जाते हैं गूगल इनपुट टूल्स पर। ये विभिन्न प्रकार के टाइपिंग के टूल्स हैं जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपके कंप्यूटर में हिंदी में काम करने की सुविधा नहीं है, तो आपको आज विंडोज में ही एक सुविधा दे दी गई है कि आप जिस तरह से चाहे टाइप कर सकते हैं। आप अगर अंग्रेजी का प्रयोग करते हुए भी टाइप करना चाहते हैं तो आप सेटिंग्स में जाइए और सेटिंग्स में जाकर के आप वहां पर फोनेटिक कीबोर्ड का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। कैसे करेंगे? टास्क बार में लिखिए लैंग्वेज, यहाँ लैंग्वेज लिखिए, लैंग्वेज सेटिंग्स पर जाइए और यहाँ पर आपने ऐड ए लैंग्वेज के जरिए दुनिया की कोई भी भाषा जोड़ सकते हैं। आप यहाँ पर जिस भाषा का नाम लिखेंगे और क्लिक करेंगे तो वो भाषा जुड़ जाएगी। मैं फिलहाल हिंदी को जोड़ चुका हूं इसलिए वहां नहीं जाऊंगा। इसके बाद आप उस भाषा पर क्लिक करें जो यहाँ पर दिखाई जाएगी आपको। इसमें ऑप्शंस पर जाएं और ऑप्शंस में आपको ऐड ए कीबोर्ड मिलेगा। यहाँ क्लिक करें तो आपको बहुत सारे कीबोर्ड यानी हिंदी में टाइप करने के बहुत सारे तरीके यहाँ पर दिखाए गए हैं। इनमें से एक तरीका है फोनेटिक। ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है हिंदी फोनेटिक, आप इस पर क्लिक करें और इसको इंस्टॉल कर लें। आपको कुछ भी डाउनलोड नहीं करना है। और उसके बाद क्या होगा, आप कई तरह से हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। पहला तरीका है इनस्क्रिप्ट, जो हिंदी भाषा में काम करने का मानक तरीका है। और दूसरा जो मैंने आपको दिखाया, जो विंडोज में ही मौजूद है, कहीं से कुछ डाउनलोड नहीं करना, उसका नाम है हिंदी फोनेटिक। उसका प्रयोग आप कैसे करेंगे? जब आप किसी भी दूसरी भाषा को अपने कंप्यूटर में सक्रिय करते हैं तो आपके कंप्यूटर में यहाँ नीचे जहाँ अंग्रेजी लिखा है, यहाँ पर देखिए सारी भाषाएं दिखाई जाती है जो आपके कंप्यूटर में मौजूद है। इनमें से एक है अंग्रेजी, दूसरी है हिंदी। मैंने मान लीजिए यहाँ पर हिंदी फोनेटिक पर क्लिक किया तो मैं अब जो कुछ भी अंग्रेजी में लिखूंगा या रोमन में लिखूंगा या लैटिन कैरेक्टर्स में लिखूंगा वो हिंदी या देवनागरी में बदलता चला जाएगा।
मैंने अंग्रेजी में लिखा, स्पेस दबाया, इस तरह से। तो बहुत आसान हो चुका है। याद रखिए, इसका नाम है हिंदी फोनेटिक, और इसके लिए आपको कहीं भी जाना नहीं है। विंडोज 10 यदि आपके पास है या 11 आपके पास है, सेटिंग्स में जाइए, लैंग्वेज में जाइए, और वहां पर जाकर के भाषा को जोड़ लीजिए ऐड लैंग्वेज के जरिए। और जब भाषा जुड़ती है तो आप उसमें कीबोर्ड जोड़ सकते हैं कई प्रकार के। उनमें से एक कीबोर्ड का नाम है जो आपने अभी देखा, फोनेटिक। तो बहुत आसान हो चुका है। इसके बाद भी यदि आपको कोई जरूरत है तो आप बहुत सारे, ये जो यहाँ पर कई सारे टूल दिए गए हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। गूगल इनपुट टूल जो कि आजकल इंटरनेट पर ही चलता है, डाउनलोड के लिए उपलब्ध नहीं है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। google.com/inputtools/try पे जाएंगे तो यहाँ आप टाइपिंग कर सकते हैं। क्विलपैड पर जाएं, यहाँ पर जाके आप ऑनलाइन टाइपिंग कर सकते हैं। हिंदी में आप अंग्रेजी में लिखेंगे, हिंदी में बदलता चला जाएगा। हालांकि मैं इस बात को इनकरेज नहीं करता हूं। मैं कहता हूं कि आपको हिंदी में काम करने के लिए इनस्क्रिप्ट टाइपिंग जो पद्धति है उसको सीखना चाहिए, जो भारत का मानक कीबोर्ड है या हिंदी का मानक कीबोर्ड है। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। ऑनलाइन शोध के लिए कुछ तकनीकी सुविधाओं की बात कर लेते हैं। पहली है एकेडमिया। आप यदि ऑनलाइन शोध करते हैं तो आपको एक वेबसाइट पर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर आप न सिर्फ अपना शोध दूसरे लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं, बल्कि आप चाहें तो उस पर अपना शोध डाल भी सकते हैं, वहां पर पोस्ट भी कर सकते हैं। academia.edu इसका नाम है। आप यहाँ पर जाएंगे और ये वेबसाइट खुलेगी, तो इसमें आप अपने शोध को लोगों के साथ में शेयर करते हैं, या फिर आप चाहें तो अपना शोध यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ करोड़ों की संख्या में जो शिक्षाविद हैं वो इससे जुड़े हुए हैं एकेडमिया साइट से। और इस पर आपको हिंदी में भी बहुत सारी सामग्री मिलेगी जो लोगों ने डाली है, शोधकर्ताओं ने डाली है, और उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको खोल कर नहीं दिखाऊंगा लॉगिन करके, क्योंकि वो समय लेगा, लेकिन आप इसको नोट कर लीजिए, academia.edu। तो ये एक बहुत अच्छी साइट है जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं अपने कामकाज के लिए भी, और उसको शेयर करने के लिए, दूसरों की राय लेने के लिए, या फिर दूसरे लोगों की सामग्री का इस्तेमाल करने के लिए, या उनसे मिलने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए भी। उसके बाद हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स। मित्रों, जब आप रिसर्च करते हैं तो आपको आवश्यकता पड़ती है लोगों के बीच में सर्वे करने की, और सर्वे के लिए अक्सर हम लोग प्रिंट आउट छपवाते हैं और उसको बांटते हैं। लेकिन जमाना बदल चुका है, सब कुछ डिजिटल हो चुका है। तो क्या आप डिजिटल तरीके से आप रिसर्च कर सकते हैं, डिजिटल तरीके से आप सर्वेक्षण करते हैं? बहुत आसान तरीका है माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म। इसका प्रयोग आप कैसे करेंगे? आप माइक्रोसॉफ्ट में जाकर के फ्री अपना अकाउंट बना लीजिए, और उसके बाद में आप इस तरह से इसका प्रयोग करना शुरू कर सकते हैं, जो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने फॉर्म्स को खोल लिया, उसका एड्रेस है forms.microsoft.com। आप उसका वेब एड्रेस नोट कर लीजिए, forms.microsoft.com। जब आप वहां पर जाएंगे तो इस तरह का एक आपको इंटरफेस दिखाई देगा। आप अपने शोध के लिए, अपने रिसर्च के लिए यहाँ पर सर्वेक्षण या सर्वे फॉर्म्स बना सकते हैं, और उनको ऑनलाइन आप किसी को भी भेज दीजिए, वो ऑनलाइन ही जवाब दे देंगे, और सब कुछ आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा। यानी चुटकियों में आपके सर्वे का काम पूरा हो जाएगा यहाँ पर। और इसमें आप हिंदी में काम कर सकते हैं, अंग्रेजी में कर सकते हैं, जो भी भाषा आपके लिए ज्यादा अनुकूल हो या आपके लिए रिलेवेंट है उसमें आप काम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मान लीजिए मैं यहाँ पर जाता हूँ और न्यू फॉर्म पर मैंने क्लिक किया तो एक फॉर्म आ गया। मैं मेरे शोध के लिए एक सर्वेक्षण बनाना चाहता हूँ। मैं माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स पर जाता हूँ और न्यू फॉर्म पर मैंने क्लिक किया। मैंने यहाँ पर अपने फॉर्म को एक नाम दे दिया। मान लीजिए मैं प्रेमचंद पर शोध कर रहा हूँ। एक बार मैं भाषा जो थी उसको बदल लेता हूँ। और मैं चाहूं तो इस पे कोई डिस्क्रिप्शन दे सकता हूं, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, बस इतना काफी है। ऐड न्यू का मतलब है मैं यहाँ पर मेरा पहला प्रश्न डाल रहा हूं जो मैं लोगों के बीच में भेजना चाहता हूं, मेरे सर्वेक्षण में मैं जोड़ना चाहता हूं। तो मान लीजिए इसमें कई तरह के प्रश्न आप डाल सकते हैं। पहला है चॉइस, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, जिनमें आप 3-4 विकल्प देंगे। आप चाहे टेक्स्ट का प्रयोग करें, रेटिंग, डेट आदि कई प्रकार के इसमें विकल्प है। और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ और भी विकल्प हैं जिनको आप बाद में आजमा सकते हैं। मैंने चॉइस पर क्लिक किया और मैंने पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा। मान लीजिए मैंने लिखा कि प्रेमचंद की कौन सी कृति आपको सर्वाधिक प्रभावित करती है। पहला ऑप्शन मैंने दिया गोदान, दूसरा मैंने दे दिया यहाँ पर सेवा सदन। मेरे ख्याल से 2 काफी है, मैं चाहूं तो तीसरा भी कर सकता हूं, लेकिन इतना पर्याप्त है आपको दिखाने के लिए। और मैंने कहा कि इसमें मल्टीपल आंसर संभव है क्या? कई बार ऐसा होता है कि आप एक से अधिक आंसर भी आप स्वीकार करते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं। और यहाँ पर रिक्वायर्ड यानी ये प्रश्न हल करना जरूरी है, तो हाँ ये जरूरी है।
दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि दूसरा प्रश्न मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने कहा प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, आपने यहाँ पर उत्तर लिख दिया धनपत राय। आप जो भी चाहें वो लिख सकते हैं, या आपने छोड़ दिया इसको और आपने कहा कि ये भी रिक्वायर्ड है। तो आपने 2 आंसर यहाँ पर आपने लिख दिए और उसके बाद में आपने मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है फिलहाल के लिए। और आपने इसके बाद जाकर के इसको प्रीव्यू किया कि मेरा सर्वे कैसा बना। इसमें 2 नाम आ गए हैं, 2 प्रश्न आ गए हैं आपके, ये सर्वे बन गया आपका और आपने इसको सबमिट कर दिया। या मान लीजिए ये प्रीव्यू है जो आपको दिखाया जा रहा है कि कैसा दिखेगा जब आप किसी और व्यक्ति को इसको भेजेंगे। आप चाहें तो इसमें थीम जोड़ सकते हैं, कोई रंग आदि भी जोड़ सकते हैं, मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए एक जोड़ देता हूं। और उसके बाद सेंड बटन आप जब दबाएंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक लिंक आपका बन गया है, जिसको आप कॉपी कर सकते हैं या आप यूआरएल को शॉर्ट कर सकते हैं। और आपने यहाँ पर कॉपी कर दिया, एक लिंक आपके कॉपी हो गया है। अब इस लिंक को आप किसी के भी साथ में शेयर कर सकते हैं, अपनी ईमेल में भेज दीजिए लोगों को, जिन लोगों को भी आपको सर्वे भेजना है, इस लिंक को आपको भेजना है और उसके बाद वो लोग इसका प्रयोग कर सकेंगे और आपको उत्तर देंगे। वो लिंक क्या है? वो लिंक ये है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अब इसको कैसे भेजेंगे? आपने जब किसी को भेजा तो वो इसको क्लिक करेगा और जब वो क्लिक करेगा तो वो इस जगह पहुंचेगा। जो दूसरा व्यक्ति इस लिंक को क्लिक करेगा तो वो यहाँ पर पहुंचेगा। अब इसमें उसको लॉगिन करना होगा। मान लीजिए मैं ही अब किसी दूसरे नाम से लॉगिन करता हूं। छोड़िए, तो वो इसको लॉगिन करेगा और उसके बाद इसका प्रयोग वो कर पाएगा। कैसे दिखेगा वो यहीं पर हम देख लेते हैं। समय हमारे पास चूंकि कम है इसलिए मैं उसको लॉगिन करने के झंझट में नहीं पड़ूंगा। इस प्रकार से दिखेगा। आप इसमें जब हल करेंगे किसी भी प्रश्न को तो आप ऐसे उत्तर देंगे, आप यहां पर उत्तर देंगे और उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा और पहला रिस्पॉन्स आपका सबमिट हो गया। उसके बाद जिस व्यक्ति ने ये बनाया था उसके पास में ये अपडेट हो जाएगा और उस व्यक्ति को ये देखिए, यहाँ पर देखिए आप पहला एक रिस्पॉन्स आ चुका है, या जो भी कुछ आपने जो सर्वेक्षण बनाए वो आपको अपडेट होते चले जाएंगे। आप उस पर क्लिक करेंगे और देखिए क्या होता है, आपको उसका परिणाम तुरंत यहाँ पर दिखाई देंगे। रिस्पॉन्सेज 1 आ चुका है और ये पहला रिस्पॉन्स है। एक व्यक्ति ने इसका जवाब दे दिया। कितने प्रतिशत लोगों ने क्या कहा वो आप सब यहाँ पर देख सकते हैं। पुनः मैं इसमें विस्तार से नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोग सब शोध करते हैं, आपके लिए सामान्य बात है, आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन आप forms.microsoft.com पर जाइए और वहां पर आप अपने सर्वे के लिए जितने चाहे फॉर्म्स बना सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारा समय जो है वो आगे बढ़ रहा है। बहरहाल रिसर्चर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टूल है जिसका शायद आपने अब तक प्रयोग नहीं किया होगा। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाएं और यहाँ पर रिसर्चर नाम का एक टूल आया है। उसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप रेफरेंसेज में जाएंगे और यहाँ पर रिसर्चर नाम का एक टूल है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही आपको शोध करने की सुविधा देता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिसर्चर खुल के आ गया है। कहाँ मिलेगा ये आपको? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रेफरेंसेज टैब में। यहाँ पर आप रिसर्चर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जो भी विषय लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर मॉरिशस और मैंने क्लिक किया तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के भीतर ही वो ऐसी सामग्री आपके लिए ढूंढ के लाएगा जो कि यहाँ पर उपलब्ध है। मान लीजिए मैंने कुछ और लिख दिया, मॉरिशस अंग्रेजी में लिख देता हूं। तो आप देखेंगे कि यहीं पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के भीतर ही बहुत सारी शोध सामग्री आपके लिए उपलब्ध है और आप इस सामग्री का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। आप यहाँ पर जाएं, इसको क्लिक करें तो आप इसको रीडिंग व्यू में खोल सकते हैं, बड़े आकार में खोल सकते हैं और आप इसकी सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप रेफरेंसेज भी जोड़ सकते हैं और ये सब यहाँ पर बहुत आसान है। हमारी मॉरिशस का प्रोफाइल है, यहाँ पर ट्रुथ कमीशन और तमाम तरह की चीजें मॉरिशस के बारे में पेजेस हैं, आदि आदि आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये एक टूल है जो आपके लिए बनाया गया है, रिसर्चर्स के लिए, शोधकर्ताओं के लिए बनाया गया है। आप इसको आजमा करके जरूर देखें। MS वर्ड में आप जाएंगे रेफरेंसेस टैब में और वहां पर आपको ये रिसर्चर मिलेगा। उसके बाद यदि आपको अनुवाद करना है, क्योंकि बहुत सारी सामग्री आपकी कई बार ये होता है कि वो किसी एक भाषा में होती है और आप उसका अनुवाद करना चाहते हैं, तो अनुवाद के लिए आपको, मेरे ख्याल से आप गूगल से तो परिचित ही हैं, गूगल अनुवाद से, लेकिन आपको बिंग ट्रांसलेटर एक और जो माइक्रोसॉफ्ट का अनुवाद का टूल है वो भी आप आजमा सकते हैं।
bing.com/translator नाम का प्रयोग करेंगे आप, bing.com/translator, और यहाँ पर आप अपनी भाषा, जो भी भाषा में आपकी सामग्री है वो चुन लीजिए, आपकी अंग्रेजी में है या हिंदी में है, जो भी है, और आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि आप गूगल में करते हैं। तो आप एक विकल्प के तौर पर बिंग को भी आजमा कर देखिए जब भी आपको अनुवाद की आवश्यकता हो। लेकिन मित्रों, मैं पुनः आपसे ये जानकारी साझा करना चाहूंगा कि अब अनुवाद की सुविधा भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूद है। तो आपको यदि शोध सामग्री किसी दूसरी भाषा में मिलती है और आपको उसका प्रयोग हिंदी में करना है, तो आपको क्या करना है कि आप जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और जो भी सामग्री आपकी है वो यहाँ पर ले आइए। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैं टाइप ही कर देता हूं, तो मैंने ये लिखा यहाँ पर कि आई एम वेरी हैप्पी टू बी विद यू ऑल टुडे, या मान लीजिए जो भी मेरी सामग्री है, मैं यहाँ पर एक उदाहरण मात्र दे रहा हूं आपको, और आप इसको आराम से एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद कर सकते हैं। कैसे? ये एक भाषा की सामग्री मैं यहाँ पर लाया हूं जो मुझे शोध के दौरान मिली। अब मैं क्या करता हूं कि मैं रिव्यू में करता हूं वर्ड में, और यहीं पर आप देखेंगे ट्रांसलेट बटन आ गया है। आप इस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें, और इसके बाद देखिए क्या होता है। आपको भाषा बतानी होगी कि मेरी अंग्रेजी भाषा मूल है, जबकि मुझे इसको अनुवाद करना है हिंदी में। तो आपने पहले अंग्रेजी चुन ली सोर्स भाषा के रूप में, और हिंदी आपने चुन ली टारगेट लैंग्वेज के तौर पर, और ये आपका अनुवाद होकर के यहाँ पर आ गया। मैं आज इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत खुश हूं। तो यहाँ पर आप लेकर कर दीजिए, थोड़ा बहुत आपको संशोधन करना पड़ सकता है, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि जो ऑनलाइन अनुवाद है वो लगभग 90% के आसपास तक सही होने लगा है, लेकिन उसके इंसान की मुकाबला वो नहीं कर सकता, इंसान की का विकल्प वो नहीं है। मैं आपको एक और बड़ी फाइल ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ। मान लीजिए एक फाइल मैंने खोली जो कि हिंदी भाषा में है, पहले हमने अंग्रेजी में देखा था, एक भाषा मैंने हिंदी में खोली यहाँ पर, और ये पूरा हिंदी का काफी सारा टेक्स्ट है जो आपने यहाँ पर वर्ड में खोल लिया। आप जाएंगे उसी रिव्यू में, यहाँ पर जाकर ट्रांसलेट पर क्लिक करेंगे, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, और यहाँ जाने के बाद अपनी भाषा चुन लेंगे। इस बार हम भाषा रखेंगे फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। यहां मैंने हिंदी चुना और यहां पर मैंने अंग्रेजी चुना। ये रहा अंग्रेजी, और ट्रांसलेट बटन दबा दिया मैंने। और ये काफी बड़ी फाइल है जो कि आप देखेंगे चुटकियों में इसका भी ट्रांसलेशन हो जाएगा अंग्रेजी, हिंदी से अंग्रेजी में। पहले हमने दूसरी भाषा में किया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर्स एनुअल कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर आपको सारा लंबा चौड़ा जो भी जितना भी टेक्स्ट था वो आपने ट्रांसलेट कर लिया चुटकियों में। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं अपने रिसर्च के दौरान अपनी सामग्री का अनुवाद करने के लिए। ये खुद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूद है। आप चाहें तो गूगल का प्रयोग करें, आप चाहें तो बिंग का प्रयोग करें, या फिर आप वर्ड में ही प्रयोग कर लें। और अगर आप वर्ड ऑनलाइन का प्रयोग करते हैं तो ये वहां पर भी आपको उपलब्ध रहेगा। तो ये आपने देखा अनुवाद के साधन, रिसर्चर आपने देख लिया, एकेडमिया आपने देख लिया। कुछ और चीजें हम देखते हैं। कुछ शोध की पत्रिकाएं और वेबसाइटें हैं जिनका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तो इनमें से 2-3 को हम देखेंगे, और मुझे लगता है कि उसके बाद हमारा जो समय है कम से कम इस सत्र का वो पूरा होने जा रहा है, इसलिए मैं अधिक समय नहीं लूंगा और आपको ये दिखा करके हम इस सत्र को, पहले सत्र को हम रोक सकते हैं। तो जैसे शोध.net ये एक वेबसाइट है जहां पर आपको हिंदी में शोध सामग्री मिलेगी। मैं इसको क्लिक करता हूं लिंक को, और आप देखिए यहां पर क्या है। ये लिंक खुल रहा है आपके सामने। शोध.net ये एक वेबसाइट है जहां पर आप शोध की सामग्री आपको यहाँ पर मिलेगी। तमाम किस्म की सामग्री आपको, शोध संचयन है, इनकी अपनी पत्रिका भी है जो प्रकाशित होती है नियमित रूप से, और आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और रिसर्च जर्नल है इनका पब्लिश, आप अपना रिसर्च पब्लिश करने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। रिसर्च का डेटाबेस भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आदि आदि। तो इनका प्रयोग आप जरूर करें। शोध संचयन नाम की इनकी एक पत्रिका है जिसको यहाँ पर हम खोल लेते हैं। ये शोध संचयन, और ये जो आपकी पत्रिका है इसके पुराने आलेख भी आप चाहें तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको उपलब्ध मिलेंगे, और इनका लाभ आप उठा सकते हैं पुराने आलेखों का। आप चाहें तो इसके नवीनतम अंकों को भी आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे इसके लिंक यहाँ पर दिखाई देंगे और आप इनका प्रयोग करते हुए आप देखिएगा कि आप शोध .net जो ये वेबसाइट है, इसके डेटा का या इसकी सामग्री का आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इसको आप आजमा करके देखिएगा। आगे चलते हैं, एक और इसी प्रकार की वेबसाइट है जहां पर शोध सामग्री आपको मिलेगी, और वो जो वेबसाइट है उसका नाम है शब्दब्रह्म.com। मैं खोलता हूं आपके लिए। ये वो वेबसाइट है शब्दब्रह्म.com। इनके भी अपने कई तरह के प्रकाशन हैं जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं। ई पब्लिकेशन जैसे आप देख सकते हैं उपन्यास के बारे में, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर जो विभिन्न इनके दूसरे विकल्प आपको यहाँ पर दिखाई देंगे उनका प्रयोग करें। शब्द ब्रह्म एसोसिएशन और तुलनात्मक भाषा और संस्कृति अध्ययन आदि आदि। तो विभिन्न प्रकार की जो सामग्री है आपको यहाँ पर मिलेगी। इसका एक नया जो संस्करण है, शब्द ब्रह्म नाम की इनकी एक पत्रिका है, उसको भी आप यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। इसके अंक यहाँ पर आपको उपलब्ध हैं, और इनमें से कोई भी एक मान लीजिए हम खोलें, अगर मान लीजिए तो देखते हैं कि ये खुलता है या नहीं खुलता है। तो ये पीडीएफ के रूप में आपके सामने खुल गया, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो रिसर्च जर्नल है जो कि आपको ऑनलाइन उपलब्ध हैं। आपके अपने विषयों पर यदि कोई सामग्री आपको देखनी हो तो आप उनका यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिएगा, इसका नाम है शब्द ब्रह्म। तो शोध.net है, उसके बाद शब्द ब्रह्म है। एक और वेबसाइट हम देखते हैं हिंदीश्री.com। नाम थोड़ा अलग सा है, लेकिन आपको यहाँ पर काफी सारी सामग्री यहाँ पर भी आपको हिंदी में दिखाई देगी जो कि साहित्य और इसी प्रकार के दूसरे विषयों पर है। तो ये अंतिम है। इसके बाद हम अगर आपके कोई प्रश्न है तो उनको ले लेते हैं, और उसके बाद हम दूसरे सत्र में और चीजों की बात करेंगे। फिलहाल इतना ही। आप इसको भी आजमा के देखिएगा। यहाँ पर जैसे भ्रमर गीत का अर्थ हम व्याख्या है, या और बहुत सारी चीजें, काफी व्यापक यहाँ पर सामग्री मिलेगी आपको। हिंदी साहित्य का इतिहास पर रीतिकाल में बांट करके, भक्ति काल और विभिन्न कालों में बांट करके आपको यहाँ पर सामग्री मिलेगी। आधुनिक काल एवं भारतेंदु हरिश्चंद्र पर एक आपको लेख मिल रहा है। तो यहाँ पर अन्य बहुत सारे लेख आदि मिलेंगे। हिंदी भाषा का विकास पर सामग्री है, विभिन्न विधाओं पर सामग्रियां मिलेंगी, उपन्यासों के बारे में या अन्य चीजों पर, काव्य शास्त्र और आलोचना पर सामग्री मिलेगी। तो आपके लिए शोध के लिए ये पर्याप्त एक अच्छा स्रोत है जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं। मान लीजिए इनमें से मैं कोई एक चीज खोलता हूं, तो यहाँ पर देखिए भ्रमर गीत पर कितनी सामग्री है। काफी विस्तार से आपको सामग्री यहाँ पर भ्रमर गीत पर मिलेगी, और इसी प्रकार की अन्य सामग्रियां भी आपको मिलेंगी। अब इसके साथ ही मैं शेयर करना बंद करता हूँ, और यदि आपके कोई प्रश्न है तो मैं उन पर चर्चा करना चाहूंगा। बालेंदु सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जानकारियाँ संजीवनी से कम नहीं हैं। अब हमारा परिचर्चा सत्र शुरू होने जा रहा है। कुछ विद्यार्थी आपसे अभी सीधे रूप से संपर्क रखेंगे। वे आपसे प्रश्न पूछेंगे और अपने शोध कार्य के बारे में कुछ विचार विमर्श करेंगे। विद्यार्थियों से निवेदन है कि वे सामने आ जाएं और बालेंदु सर से संपर्क करें। जी, हमारे विद्यार्थियों के नाम है हेशना राजकुमार, हुसरौ औगू और पूर्वा रामदीन। जी, आपको नमस्ते। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब हम शोध करते हैं तो हमें तरह तरह के साइट्स मिलते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हम किन पर निर्भर करें। क्या आप हमें कुछ अन्य लिंक्स सजेस्ट कर सकते हैं जो हमें रिलायबल कर सकते हैं? जी, तो आपका जो बिंदु है वो बहुत समीचीन है, प्रासंगिक है, क्योंकि ये तो हर शोध छात्र को ये दिक्कत आती है कि कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनका वो प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरी बात जो मन में आती है वो ये आती है कि वहां पर दी गई सामग्री का क्या हम उस पर विश्वास कर सकते हैं या नहीं, वो कितनी प्रामाणिक है या नहीं। तो इनमें से बहुत सारे स्रोतों का जिक्र तो हम करते चलेंगे। इस सत्र में भी हमने कुछ आपको 2-3 चीजें दिखाई, जैसे शोध.net है या academia.edu है, और आप शब्द ब्रह्म आदि पर जा सकते हैं। तो ये काफी रिलायबल सोर्सेज हैं, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। दूसरा एक जो माध्यम हो सकता है या स्रोत हो सकता है, वो विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो काम चल रहे हैं उनके साथ में कैसे संपर्क किया जा सकता है। तो आप उसके लिए सोशल मीडिया के माध्यमों का प्रयोग करते हुए जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या वहाँ की फैकल्टी
या वहाँ के छात्र छात्राओं ने यदि इन विषयों पर कोई काम किया है या वहाँ पर कोई काम चल रहा है, तो आप उनके साथ जुड़ सकें, उनके साथ संवाद कर सकें, तो शायद ज्यादा प्रामाणिक सामग्री तक आप पहुंच सकते हैं। तीसरी बात, आपकी जो जितने भी स्रोत हैं उनको कैसे आप उन पर निर्भर कैसे हो सकते हैं और कैसे उन पर भरोसा कर सकते हैं, तो उस पर कुछ तकनीकें मैं आपको आगे अगले सत्र में आपको बताऊंगा विस्तार से कि कैसे आप पता लगाएं कि ये जो स्थान है वो वास्तव में इस योग्य है या नहीं, कि वहां से हम कुछ सामग्री इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी को नमस्ते। मैं पूर्वा रामदीन, बीए तृतीय वर्ष से। तो मैं आज अपना अनुभव बांटना चाहूँगी कि जब मैं माइक्रोसॉफ्ट पर काम करती हूँ, तो जब शोध करते हैं और टंकन की गलतियाँ होती हैं, तो मेरा माइक्रोसॉफ्ट उन गलतियों को अंडरलाइन नहीं करता। और आपने भी कहा है कि हिंदी में thesaurus भी है, तो उससे एक्सेस कैसे किया जाए? बहुत अच्छा आपका जो सवाल है, बुनियादी सवाल है और ज़रूरी है। मैं उसके लिए पुनः मेरी स्क्रीन को 1 मिनट के लिए शेयर करके आपको दिखाना चाहूँगा ताकि आप जान जाएं कि ये कैसे होता है। मान लीजिए आप हिंदी में काम कर रहे हैं और आप हिंदी में, आप देख पा रहे हैं ना मेरी स्क्रीन को? आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं? जी। तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाइए या किसी भी पावर पॉइंट आदि में कहीं भी आप जाएं और आप यहां पर जाने के बाद रिव्यू पर क्लिक करिएगा। रिव्यू, इस रिव्यू में आपको यहाँ लैंग्वेज नाम का एक बटन दिखाई देता है, लैंग्वेज। आप इस पर क्लिक कीजिए और जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लैंग्वेज प्रेफरेंसेज आ रहा है। ये इसमें आप कोई भी भाषा जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर जाता हूँ और ऐड लैंग्वेज पर क्लिक करता हूँ, तो ये सारी भाषाएं हैं, देखिए यहाँ पर। तो आप जिस भाषा में भी काम करते हैं वो भाषा यहाँ पर चुन लीजिए, उसको जोड़ लीजिए। मान लीजिए आप फ्रेंच में करते हैं, आप अंग्रेजी में करते हैं, हिंदी में करते हैं, तमिल, तेलुगु, उर्दू, किसी में भी करते हैं, वो भाषा यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं। और उसको आप जोड़ेंगे, जब क्लिक करेंगे और उसके बाद इंस्टॉल बटन दबाएंगे तो वो भाषा इंस्टॉल होगी। आपको एक बार वो इंटरनेट पर लेकर के जाएगा आपका ब्राउजर और वहां से कुछ डाउनलोड करेगा। और जब वो डाउनलोड हो जाएगा तो आपसे कहा जाएगा कि अपना वर्ड आप एक बार बंद करके दोबारा खोलिए। और जब आप दोबारा खोलेंगे तो आपके वर्ड में स्पेलिंग चेक, ऑटो करेक्ट और इसी तरह की दूसरी सुविधाएं अपने आप जुड़ जाएंगी। तो इसको आप इस तरह से जोड़ सकते हैं। रिव्यू में जाएं, वर्ड में रिव्यू टैब में, और यहाँ पर लैंग्वेज नाम का बटन है, उस पर क्लिक करें। उसके नीचे लैंग्वेज प्रेफरेंसेज आएगा, इस पर क्लिक करें और यहाँ कोई भी भाषा जोड़ सकते हैं। अब आप ऐड लैंग्वेज लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, इस पर जब क्लिक करेंगे तो भाषाओं की सूची आ गई। जो भाषा आप चाहें वो जोड़ लें। आपको इंटरनेट पर ले जाएगा वो कुछ क्षणों के लिए, जहां से आप, वो कहेगा ये एक कुछ फाइलें डाउनलोड हो रही हैं, आप इनको यस कर दीजिए। आप यस कर दीजिए, अपने आप वो इंस्टॉल हो जाएगी और आपसे कहा जाएगा वर्ड को आप बंद करके दोबारा शुरू कीजिए। जब आप शुरू करेंगे तो आपके वर्ड में हिंदी या जो भी भाषा आपने जोड़ी है उसमें स्पेलिंग चेक करना, प्रूफिंग आदि की क्षमताएं आ जाएंगी। देखिए ऐसे, जैसे मैंने लोकभा लिख दिया तो ये हिंदी में भी अब शुरू कर चुका है, हिंदी में भी स्पेलिंग चेक करना या वर्तनी की जांच करना। तो आपको एक सेटिंग करना पड़ता है, अपने आप नहीं आएगा ये, आपको यहाँ पर रिव्यू में जाकर के और लैंग्वेज में जाके वो भाषा जोड़नी पड़ती है। उसके बाद आप हिंदी में ये काम कर सकेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्ते। ऐसा करने के बाद जी आप यहाँ तक कि पर्यायवाची, समानार्थक आदि भी देख सकेंगे हिंदी में, जैसे आप अंग्रेजी में देखते हैं। जी बोलिए। आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम है उसरव ओगू, तृतीय वर्ष से। तो मैं आपको अपना एक अनुभव बांटना चाहता हूँ। जब मैं गूगल ट्रांसलेट का प्रयोग किया था तो शब्द सटीक रूप से प्रकट नहीं होता है, तो इसका क्या समाधान हो सकता है? बिल्कुल सही, आपका बिल्कुल ज़रूरी और ईमानदार फीडबैक है कि आपको जब ऑनलाइन माध्यमों पर जाते हैं, और जो सच है, लेकिन ये धीरे धीरे इसमें सुधार आ रहा है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो
लगातार अपने आप को बेहतर बनाती है, हमारे प्रयोगों से, हमारे कामकाज से वो सीखती है और अपने आप को सुधारती है। जैसे आप ये देखेंगे कि आज के 3 साल पहले अगर आपने इसका प्रयोग किया होता और उस समय जो परिणाम आए थे उनमें और आज वाले परिणामों में फर्क है, क्योंकि आज एक न्यूरल ट्रांसलेशन नाम की एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने लगा है ट्रांसलेशन में, और वो बड़ी तेजी से हमारे अनुवादों को बेहतर बना रही है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप बिंग पर भी जाकर के ट्राई करें, बिंग ट्रांसलेट जो है उस पर भी जाकर के आप ट्राई करें, उसका भी प्रयोग करें। शायद आपको दोनों में थोड़ा बहुत भिन्नता मिलेगी और शायद हो सकता है कोई अनुवाद आपको गूगल में बेहतर मिले, कोई बिंग में बेहतर मिले, तो आप उसका भी प्रयोग करें। एक बात तो मैं ये कहूँगा। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि मशीन अनुवाद का लाभ उठाने के लिए ज़रूरी है कि जो सोर्स है वो थोड़ा सा सरल हो। वो जितना क्लिष्ट होगा तो स्वाभाविक है कि मशीन के लिए थोड़ी दिक्कत आएगी। हालांकि मशीन अब बहुत इंटेलिजेंट हो चुकी है और काफ़ी हद तक वो ऐसे अनुवाद भी करने लगी है जो कि थोड़ा पहले मुश्किल लगता था, लेकिन फिर भी अगर आपका सोर्स जो है वो थोड़ा सरल होगा तो मशीन अनुवाद के लिए आसान होगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने बिंग ट्रांसलेटर खोला और यहां पर मैंने अंग्रेजी में कुछ टाइप किया। पहले मैं यहां पर अंग्रेजी चुन लेता हूं और मैंने देखिए मैंने कितना मुश्किल एक आपके सामने टाइप किया है। द पुलिसमैन रेड द बुक ऑफ लॉ एंड बुक्ड द ड्राइवर फॉर वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स। आप देखिए ये जो अनुवाद था ये साथ साथ होता चला गया। पुलिस कर्मी ने कानून की किताब पढ़ी और वाहन चालक पर यातायात नियमों के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया। तो आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी अपने आप को कितना सीख रही है, कि कितना बेहतर बना रही है। जैसे मैं आपको इसके 2-3 चरण दिखाता हूं। मान लीजिए मैंने लिखा द पुलिसमैन रेड द बुक, पुलिस कर्मी ने किताब पढ़ी। इसके बाद मैंने लिखा एंड। तो टेक्नोलॉजी साथ ही साथ अनुवाद करती जा रही है। एंड बुक द ड्राइवर, ड्राइवर को बुक किया। अब यहां पर इसको थोड़ा सा रेफरेंस समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैंने लिखा आगे फॉर वायलेशन तो इसको समझ में आ गया। आगे मैंने थोड़ा और लिखा ऑफ। तो देखिए तकनीक, जो अनुवाद करने वाली जो तकनीक है वो कितनी समझदार यहां पर दिखाई दे रही है। अब ये हर बार नहीं होगा, हो सकता है कई मौकों पर आपको अच्छे अनुवाद ना मिले, लेकिन मैं आपको जो कहना चाहता हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी निरंतर बेहतर हो रही है और आपको कई बार एक सोर्स में अगर ज़्यादा अच्छा ना मिले तो दूसरे सोर्स को भी ज़रूर आप कोशिश करें, उसको भी इस्तेमाल करें। और तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर सोर्स टेक्स्ट आपका थोड़ा सा सरल हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, तो आप उसमें 90% यहाँ तक कि 100% भी शुद्धता पा सकते हैं। तो वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप सोर्स को थोड़ा ठीक कर लें, जैसे इंग्लिश का ही है, आपने थोड़ा सा उसको एडिट कर लिया अगर, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को डिवाइड कर दिया, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन ये आगे चलकर और बेहतर होता चला जाएगा। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद बालेंदु सर जी। इस परिचर्चा सत्र को सार्थक बनाने के लिए हम अपने तीनों विद्यार्थियों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद समर्पण करते हैं। आपने देखा होगा कि शुरू से भारतीय उच्चायोग के द्वितीय सचिव श्रीमती सुनीता पाहुजा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हो चुकी हैं। अब वो हमारी ज़मीन की, पर इस समय वह भारत में हैं और वहाँ से जुड़ी हुई हैं। अगर सुनीता जी हमें सुन रही हैं तो उनसे निवेदन है कि वे अपनी एक टिप्पणी सुना दें, उसके बाद हम परिचर्चा सत्र को समाप्त करेंगे। श्रीमती सुनीता पाहुजा जी।
ऐसा लग रहा है कि हमारी आवाज़ उन तक नहीं जा रही है, तो अगले सत्र में हम उनका स्वागत कर लेंगे। इस समय परिचर्चा सत्र का हम समापन कर रहे हैं। और बालेंदु सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम बता नहीं सकते कि आपकी ये जानकारियाँ कितनी अनमोल हैं। विद्यार्थियों के मन में लड्डू अवश्य फूट रहे होंगे इन प्रौद्योगिकी सुविधाओं के लिए। और इस समय हम जलपान के लिए अपने अतिथियों से आग्रह करेंगे कि वे कृपया आगे बढ़ें जलपान के लिए। बालेंदु सर जी।